नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में हुए इन्वेस्टर्स समिट में सरकार ने जो लक्ष्य रखा था उससे ज्यादा का एमओयू हुआ है। इन्वेस्टर्स समिट के समाप्ति के बाद भी सरकार इन्वेस्टमेंट को ग्राउंडिंग पर लाने के लिए प्रयासरत है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम ऐसे सेक्टरों को प्राथमिकता देंगे जिससे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिल सके। इसके साथ उन्होंने कहा कि वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिससे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट तो समाप्त हो गया है, लेकिन सरकार का काम अब शुरू हुआ है। अभी इन्वेस्टर समिट का जिस दिन हमारा समारोह हुआ था, इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस दिन हमने लगभग 44,000 करोड़ रुपए के जो ग्राउंडिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के हमारे निवेशकों के साथ करार हुए हैं। अन्य भी बहुत सारे प्रस्ताव हमको मिले हुए हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम सभी को ग्राउंडिंग जहाँ जहाँ भी हमारी आवश्यकता है, जहाँ पर उद्योग लग सकते हैं, अन्य प्रकार की एक्टिविटी हो सकती है, उन सभी कामों को लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार समीक्षा करेंगे जिससे कि वो धरातल पर उतरे और जो हमारे राज्य के लिए ज़्यादा लाभकारी होंगे या राज्य की आजीविका को बढ़ाने के लिए, राज्य के व्यापार उद्योग को बढ़ाने के लिए, यहाँ के रोजगार सृजन में हमारे नौजवानों को, युवाओं को जिससे अधिकतम रोजगार मिलेगा, उन सभी उद्योग समूहों को, इन्वेस्टमेंट वालों को हम प्राथमिकता देंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के रूप में नए चेहरों पर विश्वास जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 राज्यों के नवनियुक्त मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और जिन जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है वह अपने अपने राज्य में प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत और नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और जो आज कल 2 दिनों में लगातार विधायक दल की बैठक में तीनों ही राज्यों में जिनको विधायक दल का आगे मुख्यमंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में, अन्य दायित्वों में जिनका चयन हुआ है या जिनको चुना गया है, मैं उन सभी को बधाई देता हूं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और नए भारत के निर्माण में अपने अपने राज्यों में कुशलतापूर्वक नेतृत्व करेंगे और अपने राज्य को आगे ले जाएंगे, देश को भी आगे ले जाने में सहयोग प्रदान करेंगे। वहीं धामी सरकार ने पीआरडी जवानों से कुत्ता घुमाने और बर्तन मंजवाने के आरोपों पर जांच बढ़ा दी है। युवा कल्याण निदेशालय ने देहरादून के जिला युवा कल्याण अधिकारी को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं इस मामले में राज्य की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि इस मामले की जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार फैसला लेगी। आपको बता दें, प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी के कुछ जवानों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि पीआरडी जवानों से अधिकारी 24-24 घंटे काम कराते हैं। अधिकारी घर पर बर्तन मंजवाने के साथ ही कुत्ता घुमाने और घर के निजी काम भी कराते हैं। पीआरडी के कुछ जवानों ने इसकी शिकायत सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी की थी। जांच चल रही है कि यदि इस प्रकार का कार्य कहीं पर जिस निमित्त उनकी नियुक्ति हुई है उस निमित्त उनका उपयोग होने के बजाय किसी और कार्य के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है जो कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उसको भी परीक्षण किया जा रहा है और इस प्रकार की चीज यदि पाई गई तो निश्चित रूप से उनके हित में हम लोग निर्णय लेंगे। भारत सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का बसूरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। पिक्चर पैलेस के पास आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गरैला ने भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया और लाभार्थियों को मौके पर पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गरैला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत को लेकर कई योजनाएं बनाई गई हैं, आज जिसका लाभ आम आदमी को मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो।
140 करोड़ लोगों का जीवन सहज हो, सरल हो, उनके जीवन में तमाम तरह की जो दुश्वारियाँ हैं वो दूर हों, उसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, चाहे उसमें से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला कनेक्शन का विषय, चाहे गरीब को छत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास का विषय, चाहे सोलार पैनल के विस्तार का, रूफटॉप सोलर पैनल की व्यवस्था का विषय, चाहे रूफ गार्डनिंग का विषय, तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं राज्य सरकार के यह अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा जा रही है। सारे विभाग और कर्मचारी एक जगह बैठकर लोगों को बाकी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। पंजीकृत कई बार होता है कि योजनाओं का सही पात्र तक पहुंचे, सरकार के प्रयास हैं। एक बार हम सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से इस यात्रा के माध्यम से अब यहाँ पर बैठे हैं, हम पिक्चर पैलेस के इस खुले ग्राउंड में, यहाँ पर आने जाने वाला हर व्यक्ति को देख रहा है कि कोई एक्टिविटी हो रही है, तो देख रहा है, यहाँ पे खड़ा हो रहा है स्टॉलों के अंदर। अभी कई मैं सारे स्टॉलों का मैंने निरीक्षण किया तो उसमें बहुत सारे लोग पंजीकरण करा रहे हैं। मसूरी में 2-3 स्थानों पर ये यात्रा जाने वाली है और आगे भी 26 जनवरी की यात्रा चलती रहेगी। हमारा उद्देश्य यही है कि जिस पात्र के लिए जो योजना बनाई गई है, जिस व्यक्ति के लिए जो योजना डिजाइन की गई है, उस योजना का क्रियान्वयन उस पात्र के बहुत सही है। लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं, किस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो उत्तराखंड है काफ़ी अहम भूमिका रहती है लोकसभा चुनाव में, किस तरीके से देखते हैं? कोई संदेह नहीं है, लोकसभा चुनाव को देखने का सीधा है कि 2024 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पुनः शपथ लेने वाले हैं। देश में विकसित भारत का सपना है, उनका पूरा होगा। 140 करोड़ लोगों की दुश्वारियाँ, परेशानियाँ दूर करने का जो सपना है उनका वो पूरा होगा। सही नहीं है कि उत्तराखंड यही बोला। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 कार्यक्रम नगर पालिका मसूरी को मिले थे और इसमें एक ये पिक्चर पैलेस पे था और एक कार्यक्रम हमारा 2 बजे से लाइब्रेरी चौक पे है। इसमें जितने भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ जन सामान्य को मिले, जिसके लिए स्टॉल लगाया गया है और करीब 8-10 विभागों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। यहाँ पे जानकारी दी गई और ये जो विकसित भारत की यात्रा रथ है, इसका लोगों ने इसमें देखा कि कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है और उनका लाभ किस तरह से लिया। जो ये विकसित भारत यात्रा जो है, ये कहाँ तक घूमेगी, कौन ये तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र और पूरे शहरी क्षेत्रों में जितने भी हैं पूरे हिंदुस्तान में ये यात्रा चल रही है और उत्तराखंड की हर ग्राम सभा और हर नगर निकाय में ये जाए। भारतीय जनता पार्टी सरकार का हमेशा एक लक्ष्य रहा है कि हर लाभार्थी को उसकी योजनाओं का उससे लाभ मिले। कोई भी देश का नागरिक जो उस कैटेगरी में आता है वो वंचित ना रहे, इसी के लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव हर शहर में निकाली जा रही है। अभी 10 दिन पहले मेरे गांव में ये यात्रा निकली थी, वहाँ भी हमने उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन बांटे थे, आयुष्मान कार्ड बनवाए थे, कृषि यंत्र बांटे थे। हर जितनी भी अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो जनता के द्वार तक पहुंचे। इसका मेन संकल्प यही है कि 2047 तक भारत विकसित देशों की लाइन में खड़ा रहे, कोई भी भारत का लाभार्थी ऐसा वंचित ना रहे कि जो किसी भी योजना से वंचित रहे। यही संकल्प है मोदी जी का, यही सपना है कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक। कब तक ये संकल्प यात्रा जारी रहेगी? देखिए लगभग अभी 26 जनवरी तक ये यात्राएं निकल रही है, हर गांव हर शहर हर कस्बे तक ये पहुंचेगी। मसूरी शहर में आज 2 जगह ये यात्रा रखी गई है। अभी सुबह के समय ये लंडोर वाला क्षेत्र है और लगभग 2 बजे के बाद ये यात्रा किताबघर में होगी। तो हमारा भी निवेदन भी है और हमने इसका सारा एडवर्टाइजमेंट भी किया है कि सभी लाभार्थी वहाँ पहुँचे जो उस कैटेगरी में आता है, जो कोई भी लाभार्थी किसी लाभ को लेकर वंचित ना रहे। जो जिसे उज्ज्वला कनेक्शन नहीं मिला उसे उज्ज्वला कनेक्शन मिल जाएगा, जिसे का आयुष्मान कार्ड नहीं मिला उसे आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। हर प्रकार की योजनाएं यहाँ पे उपस्थित है और सारे विभाग के अधिकारी यहाँ पे हैं और सारे विभाग के अधिकारी सहयोग कर रहे हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है।
तो वहीं दूर अस्पताल में जल्द ही एड्स और एचआईवी के मरीजों की सहूलियत के लिए एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि एआरटी सेंटर खोला जाएगा। इस केंद्र में एचआईवी और एड्स के मरीजों का इलाज होगा। इसके लिए दून हॉस्पिटल के प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। इसी को लेकर दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि एचआईवी एड्स के मरीजों की सुविधा के लिए एआरटी सेंटर खोला जाएगा, जिसके लिए हमने अपना पूरा काम कर लिया है। उन्होंने बताया कि मेडिसिन ओपीडी में 2 से 3 लोग दिए जाएंगे, जहां पर मेडिकल ऑफिसर, नर्स व संबंधित स्टाफ बैठ सके। उन्होंने कहा कि यहां आ रहे मरीजों को अस्पतालों के अंदर ही ये सुविधा मिल सकेगी, इसलिए आरटी सेंटर खोला जा रहा है। बिल्कुल, पहले आरटी सेंटर हमारे यहाँ था, लेकिन कोविड के नाते इसको कोरोनेशन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद अब ये दोबारा हमारे यहाँ बहुत ही जल्दी, उम्मीद करता हूँ कि इसी हफ्ते या फिर अगले सोमवार तक हम लोग इसको शुरू कर पाएंगे। इसके लिए हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली है। तो आपने अगर मेडिसिन ओपीडी 3rd फ्लोर पर है तो उसके लिए 2 या 3 रूम कर दिए गए हैं और उसमें आज फर्नीचर और मैन पावर भी नोटिफाई कर दी गई है। तो इसमें एक बार हमारे जो मरीज आते हैं यहाँ एचआईवी और एड्स के, उन लोग के लिए यहीं पर दवाइयाँ देना हमारे लिए एक सुविधा हो जाएगी। और ये बहुत ही एक मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर अल्टीमेटली उत्तराखंड का सबसे बड़ा एआरटी सेंटर डेवलप हो सकता है। इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर, अमूमन अगर हम बात करते हैं तो एचआईवी एड्स के कितने मरीज दून हॉस्पिटल में आते हैं और क्या लगता है एआरटी सेंटर बनने के बाद कितना? देखिए, बिल्कुल जो मुझे नंबर मालूम पड़ा है तो इसमें लगभग 30 से 40 नए और पुराने मरीज डेली यहाँ आएंगे और उन सब लोगों के लिए जो अभी तक कोरोनेशन अस्पताल जाना पड़ता था वो सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मरीजों के लिए सहायक होगा। वहीं देहरादून वासियों को जल्द नई बसों की सौगात मिलने जा रही है। आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा के अनुसार सरकार देहरादून की सड़कों से पुरानी बसों को हटाकर नई हाई क्वालिटी बस संचालित की योजना बना रहा है, ताकि लोग निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि ट्रैफिक और प्रदूषण भी समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि 10 नए रूटों पर भी बसों का ही संचालन होगा। देखिए, देहरादून में जो ट्रैफिक कॉन्जेशन की समस्या है या फिर पॉल्यूशन की समस्या है, उसको देखते हुए आरटीए द्वारा ये पिछले साल भर से ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट किया जाए, जिससे कि प्राइवेट गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा सड़कों पर आ रही हैं उससे जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। उसके अंतर्गत अब तक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए 9 रूटों पर 180 सिटी बस हमारी संचालित हो रही हैं। नए प्लान के अंतर्गत हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पुरानी सिटी बसेज हैं उनकी जगह हम नई हाई क्वालिटी की बसेस चलाएं और उनको 10 रूटों पर संचालित किया जाए, जिससे कि लोग हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा करें और प्राइवेट गाड़ियों से इतना ज़्यादा उपयोग ना हो। इसके साथ साथ शहर की छोटी सड़कों में जहाँ पर कि पतले मार्ग हैं, वहाँ पर भी हम लोग अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छोटी बसेस चला रहे हैं जो कि 13 सीटर हैं, जिन्हें आम भाषा में टाटा मैजिक कहा जाता है। एट प्रेजेंट वो 750 चल रही हैं और जो 34 रूटों पर चल रही हैं। इसके अलावा 10 नए रूटों का सृजन किया जा रहा है, जिससे कि और भी जो क्षेत्र जो बचे हुए हैं वहाँ पर इन वाहनों का संचालन हो सके और लोग इन वाहनों के माध्यम से भारी क्षेत्रों से मेन रोड पर या मेन जो देहरादून के मुख्य बाजार है वहां तक पहुंच सके। बढ़ते आगे, रुड़की के बुग्गावाला क्षेत्र में वन माफियाओं ने खेड़ी शिखोपुर में 50 के करीब हरे भरे आम पेड़ों पर आरी चला डाली है। लोगों ने इस मामले में उद्यान अधिकारी की मिली भगत का आरोप लगाया है। वहीं उद्यान अधिकारी ने लोगों के इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह पेड़ काफी पुराने थे और इन पर फसल आनी बंद हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने ही 42 पेड़ों को काटने की परमिशन दी थी। वहीं लोगों ने उद्यान अधिकारी की सफाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये पेड़ हरे भरे थे और हाल के सीजन में इस आम भी भरपूर फसल हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं। स्थानीय विधायक आदेश चौहान ने जसपुर क्षेत्र में फीका नदी के किनारे अवैध खनन की कही है। अवैध खनन मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान उपजिलाधिकारी जसपुर कार्यालय पहुंचे और एसडीएम से अवैध खनन कर खनन माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद हरकत में आते हुए प्रशासन की एक टीम ने तहसीलदार जसपुर की अगुवाई में मौके पर पहुंची है। निरीक्षण टीम ने पाया कि जिस खेत से मिट्टी उठाने की अनुमति थी, उसके अलावा दूसरी जगह से भी मिट्टी उठाई जा रही थी। इस दौरान तहसीलदार द्वारा कार्रवाई करते हुए मौके पर काम पर लगी जेसीबी मशीन को सीज किया। वहीं विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि अभी तक प्रशासन जो अनुमति दी थी उसे भी निरस्त नहीं किया गया है। वहीं इस मामले पर उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटपाल ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एक मैं जब अपने घर स्कूल से वापिस जा रहा था तो हरे में डंपर निकल रहे थे रेत के, जिसमें से पानी गिर रहा है। तो मैंने एसडीएम महोदय को फोन किया कि यहाँ बहुत तेजी से डंपर चल रहे हैं, जो मुझे पता चला है कि वो नदी में अवैध खनन कर रहे हैं। तो उन्होंने तहसीलदार को भेजा, गए भी, लेकिन उन्होंने जो हमारे पास फोटो और वीडियो, 2 डंपर एक जेसीबी मौके पर, लेकिन उन्होंने जेसीबी पकड़ी, लेकिन उसको भी अभी कार्रवाई नहीं की थी। उसी को लेकर मैं आया कहने कि भाई ये डंपर और जेसीबी पे कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई, उसका जो है जिसको परमिशन तुमने दी उसको निरस्त क्यों नहीं किया। तो जो आपके सामने उन्होंने कहा है कि उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये उन्होंने आश्वासन दिया। अब जो भी है वो आपके सामने बात प्रशासन की ढील, जैसा देखिए मैं अभी इसलिए कहना चाहता हूँ कि एसडीएम ने बताया कि भाई पुलिस समय से, तो मैंने एसएसपी से बात की तो भाई आप अगर प्रशासन हमें फोर्स मांगे तो आपको भेजनी चाहिए। क्या तहसीलदार ने भी कहा पुलिस लेट पहुंची जब तक वो लोग भाग चुके थे। फिर मैंने जिलाधिकारी को भी ये बात अवगत कराई। तो इसमें पुलिस को भी प्रशासन की मदद करनी है, क्योंकि अवैध काम रोकना सभी की जिम्मेदारी है। कार्रवाई के लिए पूछा जा रहा था, हमने उनको बताया, उनको शायद कुछ गलतफहमी थी कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने उनको बताया कि जो भी अवैध खनन यदि वहाँ पे हुआ है तो उसकी जांच करके, यदि वो हुआ है तो उसमें हम रिपोर्ट भेजेंगे। और इसीलिए जो जेसीबी उसको खड़ा किया गया था कि वो चूंकि देखना चाह रहे थे, हम उसकी जांच कर रहे हैं कि क्या वो वैध तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था। और भी जो भी वहाँ पे जो शिकायतें हैं उसका संज्ञान लिया जा रहा है। और आज भी जो है हमारी टीम वहाँ पे गई थी और वहाँ पे जो भी मौके पे जो चीजें हुई हैं उसका संज्ञान लिया जाएगा। और उसके अनुरूप जो है, जो अगर वो किसी शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, जो उसको मिट्टी की परमिशन मिली है, तो उस चीज को हम जो है जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इधर सितारगंज के निकटवर्ती ग्राम बलपुरी के युवाओं की एक शानदार पहल सामने आई है। यहां युवाओं के द्वारा वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय सरदार गुरदीप सिंह जोहल की स्मृति में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा मोहन सिंह ने गुरु अरदास कर किया। कबड्डी प्रतियोगिता में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। इस दौरान आयोजक समिति के अध्यक्ष ने कहा कि कबड्डी का खेल प्राचीन समय से ही भारत में अति लोकप्रिय रहा है। कबड्डी रोमांच से भरा खेल है। इसमें युवाओं को अपनी ताकत के साथ साथ बुद्धिमत्ता का भी प्रदर्शन करना होता है। युवाओं को ऐसी प्रतियोगिताओं में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। खेलों से सिर्फ प्रतिभागियों की बौद्धिक क्षमता में विस्तार होता है, बल्कि एकजुट रहने व संघर्ष करने की प्रेरणा भी मिलती है, जो कि युवा पीढ़ी के लिए जरूरी भी है। टूर्नामेंट 5वां हमारा स्वर्गीय सरदार गुरदीप सिंह जोहल जी की याद में, हमारे दादाजी। तो इसमें आजकल के जो लड़के नशे में बढ़ चुके हैं उसको बचाने के लिए ये हमारा 5वां कबड्डी कप मैं पूछ रहा हूँ, कार्यक्रम 1 दिन का रहेगा। आज जैसे स्टार्ट हो गया, शाम तक रहेगा। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 65 किलो वर्ग की टीमें और ओपन वर्ग में पंजाब की 2 टीमें और एक यूपी और एक उत्तराखंड, 4 टीमें ओपन की रहेंगी और 65 किलो की 8 टीमें खेलेंगी। हमें फिट रहना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अगर आप सुबह उठते तो उससे पहले अपनी फिटनेस की तरफ ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर फिटनेस है तो हमारा स्वस्थ है, तो बिना स्वस्थ के दुनिया है। मैं बताना चाहूँगा कि जो है नशे से दूर होकर जो है खेल के प्रति जो है अपना समर्पण करें, ताकि जो है आने वाली पीढ़ी भी नशे से दूर हो। खेल की ओर लोगों को जो है अधिक से अधिक ध्यान जाए। युवा जो है खेल की ओर अग्रसित हो, नशे की ओर ना जाए बिल्कुल, क्योंकि नशा जो है आपका ही घर नहीं, आपका पूरा परिवार, आपकी पीढ़ियाँ, कई पीढ़ियाँ को बर्बाद कर देता है। इसलिए जो है खेल की ओर अग्रसर हो, नशे से बिल्कुल दूर रहें। रुड़की के लंडोसा में लापता युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर मामले की तहकीकात शुरू की है। वहीं एसपी देहात एसकेत्र सिंह ने बताया कि साकिब नामक युवक पिछले कई दिनों से लापता था और इसके परिजनों ने कुछ लोगों पर आशंका जताई है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच भी की जा रही है। लंडोरा का रहने वाला था, वार्ड नंबर 8 का। ये जो है ना, इसकी एक फर्नीचर की दुकान है, मतलब उससे कब्रिस्तान से, जो एक कब्रिस्तान पे रोड गई है, वहां पे इसकी फर्नीचर की दुकान है। तो ये 8 तारीख में एक इसका भाई और एक और लड़का था, इसको छोड़ दें। उसके पास एक व्हाट्सएप कॉल आई और व्हाट्सएप कॉल पे इसने कहा कि मैं वो जो है ना उज्जवल, इधर का ITI के पास खोले में उज्जवल खड़ा है और मुझे उसके पास छोड़ दो। लंडोरा में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक साकिब पुत्र अफजाल, उम्र लगभग 25 वर्ष,
जो पिछले कुछ दिनों से गुमशुदा था, उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। इस सूचना पर हम सभी के द्वारा वहाँ विजिट किया गया और घटनास्थल से चीज़ों का जो भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है, पंचायतनामे की कार्रवाई है, वो अमल में लाई गई है। इस संबंध में मृतक के परिजनों के द्वारा कुछ लोगों के बारे में आशंका जाहिर की गई है। उनकी सुराग रसी पता रसी की जा रही है और तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर सभी संबंधित के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया? जी हाँ, पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों के संबंध में जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं राजधानी देहरादून पुलिस लाइन के ग्राउंड में प्रेस क्लब द्वारा आयोजित अजय गौतम मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर सूचना महानिदेशक बंशीर तिवारी ने शिरकत की है। इस दौरान महानिदेशक ने बल्लेबाजी कर क्रिकेट मैच की शुरुआत करते हुए सभी पत्रकार खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोई भी प्रतियोगिता खेल भावना से होती है, जिसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। सिर्फ जीत की भावना से प्रतियोगिता होती है, किसी को पीछे छोड़ने की भावना नहीं होती है। इस तनावपूर्ण वातावरण के बीच खेल शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ वातावरण बनाता है। खेल भावना से हो रही प्रतियोगिता सार्थक साबित होगी। पहली बात ये है कि जो कोई प्रतियोगिता होती है वो खेल भावना से होती है और जहाँ प्रतियोगिता होती है वहाँ प्रतिद्वंदिता नहीं होती। प्रतियोगिता में हमेशा जीतने का भाव होता है, किसी को पीछे छोड़ने का भाव नहीं होता। तो ये जो सकारात्मकता होती है निश्चित रूप से अगर हम कहें हमारे मन को, विचार को प्रसन्न रखती है और शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी अगर हम देखें तो खेल कूद बहुत जरूरी है। और उत्तरांचल प्रेस क्लब के द्वारा जो क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन किया गया है, आयोजित की गई है, मेरी शुभकामनाएं हैं और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में ये प्रतियोगिता कारगर सिद्ध होगी। शुरू कर सकते। चलिए, उत्तराखंड की इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।